बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं नाज़रीन दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने आज के अहम तरीन मौजू से, और वो मौजू है कि आज से चंद रोज़ कबल अमरीकी शहरी रेमन डेविस ने लाहौर यानी पंजाब के शहर लाहौर में मजंग पर खुलेआम फायरिंग कर दी, जिससे 2 पाकिस्तानी हलाक हो गए और एक को अपनी कार से टक्कर मारकर हलाक कर दिया। और उसके बाद दीदा दलेरी के साथ उनकी तस्वीरें खींचते रहे। उसके बाद इस अमरीकी शहरी की गिरफ्तारी अमल में आई और आज जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने रेमन डेविस को अमरीका के हवाले करने से रोक दिया है। अदालत आलिया ने यह हुक्म भी दिया है कि हुकूमत मुलजिम का नाम ECL में शामिल कर दे। एक और अहम जो पेशरफ्त हुई है उसमें कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से पंजाब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर राना बख्तियार को इस केस की पैरवी से रोक दिया गया है। उनकी जगह अब ये पैरवी एक और यानी अब्दुस्समद करेंगे। वजह यह बताई गई है कि शायद राना बख्तियार ने इस केस के इब्तिदाई मरहले में इस अमरीकी शहरी के खिलाफ बात की थी कि यह सिफारतकार नहीं है। अमरीका बदस्तूर इस बात पर जिद कर रहा है और इसरार कर रहा है कि ये सिफारतकार है और इसको इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा इसको अमेरिका के हवाले किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भरपूर अवामी रद्द अमल सामने आया है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद एक भरपूर अवामी रद्द अमल सामने आया। अवाम ने भरपूर एहतजाज किया और इसी एहतजाज की बिना पर ये मुलजिम अभी तक यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी एक अहम बात है कि विफाक और पंजाब हुकूमत ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर मामला डालने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये फैसला तो विफाकी हुकूमत को और खुसूसी तौर पर वजारत खारजा ही को करना होगा, क्योंकि आखिरी फैसला उसी का होगा। किस तरह से ये डिप्लोमेटिक जो रेमेडी है उसके लिए ये अप्लाई करेगा या फिर इसकी एविडेंसेस क्या होंगी, क्योंकि ये बहरहाल इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर जुर्म किया है और इसे अदालतों का सामना और कानून का सामना तो करना पड़ेगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर जनाब बैरिस्टर फ़ारूक हसन ने। बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अहम बात यह है कि ये जो इस्तिस्ना की बात होती है इसमें ये बैनुल-अक़वामी कानून क्या कहता है, क्योंकि इसने आके जाहिर है पाकिस्तान की सरजमीन पर जुर्म किया है और ये बात तो सबके सामने है। देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इसके ऊपर क्या इंटरनेशनल लॉ कहता है, तो उसकी तो एक मुजस्समा कानून बन गया जिसे वियना कन्वेंशन ऑफ 1963 कहते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा 1963 कन्वेंशन क्या कहती है। लिहाजा 2 चीज़ें मैं तफरीक शुरू में कर दूँ। एक है कन्वेंशन यानी स्टैट्यूट है बिटवीन कंट्रीज, एक एग्रीमेंट है। दूसरा है इंटरनेशनल लॉ नॉर्मेटिव, जिसके प्रिंसिपल होते हैं लेकिन वो लिखा नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ का जहाँ तक ताल्लुक है, इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान में अप्लाई नहीं करता तावक्त कि वो किसी स्टैट्यूट में ना हो, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं करता। लिहाजा जो जितनी बात हो रही इंटरनेशनल लॉ की, मेरे ख्याल में बिल्कुल इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान में अप्लाई नहीं करता। ये जब तक डोमेस्टिक लॉ में ना हो नहीं करता। अमेरिका की भी यही पोजीशन है, वहाँ भी इंटरनेशनल लॉ नहीं अप्लाई करता तब तक स्टैट्यूट किसी का हिस्सा ना हो। दूसरी बात जो मैं कन्वेंशन की बात की, कन्वेंशन में तो साफ लिखा हुआ है कि ये जो आदमी जाता है किसी मुल्क में तो उसको इस्तिस्ना तब हासिल होता है अगर उसके पास जो मुजवज़ा दस्तावेज है वो मौजूद हो। अब क्या होती है, उसकी 3 एविडेंस होती है। पहली होती है कि वो जब जाता है तो नोटिफाई करती है, एक नोटिफिकेशन आती है फॉरेन ऑफिस से कि ये फ़लाँ आदमी फ़लाँ शख्स फ़लाँ जॉब पर काम करेगा। अब वो दूसरी होती है जब वो जाता है तो उसको डिप्लोमेटिक कार्ड मिलता है। तीसरा ये होता है कि उसके बाद एक और चीज़ इशू होती है जिसे इसको एक कागज़ दिया जाता है कि उसके पास हमेशा होता है। अभी तीनों चीज़ इसके पास नहीं है। ठीक है। और इसके और मैं बात बताऊं, जो सारी सबूत मैंने दिए हैं, ये सबूत तब मिलते हैं कि अगर डोमेस्टिक जो रिसीविंग स्टेट है उसको नोटिफाई किया गया। इसमें नोटिफाई नहीं किया गया, फॉरेन ऑफिस तो कह चुका है कि इसका तल्लुक कोई नहीं। ज़्यादा मैं ये चीज़ अभी बता दूं आपके जो देखने वाले हैं कि ये चीज़ बड़ी अहम है कि अब फॉरेन ऑफिस इसको दे ही नहीं सकता। अब पॉसिबल नहीं है फॉरेन ऑफिस के लिए देना। अब फॉरेन ऑफिस के लिए इसको देना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब स्टैट्यूट जो है वो इन्फोर्स आ गया है, वो चल पड़ा है। उसमें कहा गया था कि जब एंट्री होती है उसको तो आप नहीं दे सकते। एंट्री में उन्होंने कह दिया हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ऐसे ये दे नहीं सकता। एक और बात बताऊँ, इसका नाम का भी तो पता नहीं चला। आज मैं पढ़ा है जॉन क्रॉली जो फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट का आदमी है, उसने कहा मुझे नाम नहीं बताता। नाम क्यों नहीं बताता? ये भी लोग नाम क्यों नहीं बता रहे? ठीक है, पूरे सरार तरीके से तो कोई डिप्लोमेट दुनिया में नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो एविडेंसेस सामने लाए जाएंगे इसमें यह बात भी अहम है कि ये शख्स अगर ये क्लेम कर रहा है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया है, तो ये भी हमें देखना होगा कि और ये भी अब इस पे भी सोच होनी होगी कि ये शख्स इस एरिया में कर क्या रहा था।
इसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन ये भी उसमें वियना कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि जब डिप्लोमेट जाता है, कि डिप्लोमेट होते हैं जिनके फंक्शन जो होते हैं वो मुतय्यन नहीं किए जाते, लिहाजा उनको बताना पड़ता है कि क्या फंक्शन कर रहा था, क्योंकि हर डिप्लोमेट जो होता है वो फंक्शन कोई करता है, इसका क्या फंक्शन था वो बताना पड़ेगा। और वो फॉरेन ऑफिस को पहले पता होता है ये फलान कर रहा है, उसके बाद ये भी दूसरे मुल्क में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, या जहाँ जाते हैं या आवाम में जाते हैं, तो इनका पहले रूट होता है, तयन होता है, इसके साथ फिर इनके अपना स्टाफ जाता है, लोकल पुलिस को पता ही नहीं किसी को। लिहाजा इसके जो फंक्शन है वो बड़े ही मिस्टीरियस हैं। लिहाजा जिससे ये चीज़ का सबूत मिलता है कि लिहाजा ये जो आदमी था ये शायद डिप्लोमेट नहीं है जिसका कहा जा रहा है। डिप्लोमेट और कौंसलर में एक और फर्क बताऊँ। डिप्लोमेट होता है इज कवर्ड बाय दी वियना कन्वेंशन ऑफ 1961, कौंसलर 1963 से है। डिप्लोमेट ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी वसी ज़्यादा होती है, कौंसलर की कम होती है। सबसे अहम बात है कि कौंसलर जो होता है वो अगर फेलनी कमिट करे तो ही इज सब्जेक्ट टू लॉ। मतलब ये एक यहाँ तसर अवाम में फिर गया है कि अगर इसको इस्तिस्ना मिल गया तो ये बड़ी जिम्मा हो जाए। ये नहीं बात, क्योंकि बात ये है, कानून ये कहता है कि अगर वो अगर काउंसलर भी हो, रेगुलर काउंसलर भी हो, अगर वो सीरियस क्राइम करेगा तो ही सब्जेक्ट टू लॉ। आर्टिकल 41 इसका ट्रीटी का कहता है ये क्रिमिनल, अगर हम देखें क्रिमिनल, अगर ये किसी की क्राइम में जिस तरह से ये है तो ये बिल्कुल ही विल बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड ही हैज टू फेस अ ट्रायल। और ये उसमें लिखा हुआ है, वियना कन्वेंशन लिखा है कि सब्जेक्ट टू जुडिशियल डिटर्मिनेशन। इसका हद में अब डिटर्मिनेशन कोर्ट करेगा, कोई नहीं कर सकता। लिहाजा ये तो बात ही बिल्कुल मुझे मोमल सी लगती है कि ये इसको हासिल होगा, इसको कोई इस्तिस्ना अब नहीं मिल सकता। वाक़यात इस तरह के चल चुके हैं कि मुमकिन नहीं, इसके लिए ये अब मुमकिन नहीं रहा इसके इस्तिस्ना। अच्छा, इसमें अगर इस तरह के केसेस आप बैरिस्टर साहब आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ ममालिक में अगर इस तरह के कुछ केसेस हुए और उनका फिर रिजल्ट क्या निकला, क्या हुआ? इस तरह के बेशुमार केस हुए हैं, इतना सीरियस कभी नहीं हुआ। मैं बताऊँ, मैंने पूरी अभी पिछले 4-5 रोज़ में मैंने सारा मुताला किया, एक केस भी इसके साथ का नहीं मिला इतने सीरियस खुलम खुला किसी ने जाकर गोली मारी हो। केसेस जो इस तरह के पहले मिले हैं, उस तरह के हैं, गाड़ी में जा रहा है, कोई ड्रंक हो गया, किसी ने गाड़ी के नीचे कुचल दिया, ऐसे केस बहुत से हैं। अब उनका उसूल देखना पड़ेगा। उसूल क्या है? उसूल उनमें यह है कि अगर कोई डिप्लोमेट भी किसी को मार दे तो उसको उस हद तक इस्तिस्ना हासिल होता है जिस हद तक वो किसी फंक्शन में जा रहा था, ठीक, उसके बाद नहीं होता। लेकिन उसके बाद बात यह है, इसका सबसे इब्तिदा की थी मॉडर्न टाइम में सिंगापुर ने एक रोमेनिया का था आदमी, उसने इस तरह एक औरत को मार दिया, वहाँ से वो भाग गया, वापस चला गया, उन्होंने उसको परसू किया। परसू करने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमारे इसने ये जुर्म किया है। उसके मुल्क में उसको इस्तिस्ना दिया, उनके कोर्ट ने नहीं माना। उसके बाद उन्होंने रेड वारंट इशू किया, उसके बाद उसको सज़ा हुई। वो सज़ा उन्होंने 2-3-4-5-7 साल सज़ा दी, शायद 3-4 साल उसने काटे। उन्होंने कहा कि हम इस्तिस्ना नहीं देते क्योंकि इसने हमारी इस औरत को कत्ल मार दिया है। तो उसके बाद फिर एक बड़ा केस हुआ, अमेरिका में खुद हुआ। जॉर्जिया का एक डिप्टी एम्बेसडर था, उससे इस तरह की एक टक्कर हो गई। टक्कर में एक औरत 16 साल की तो मर गई, लड़की। तो उसके ऊपर जब मुकदमा करने लगे तो उसने जॉर्जिया ने कहा हम इसको नहीं इस्तिस्ना देते हैं। अमेरिका नहीं माना, कहने नहीं आप नहीं कर सकते। उसके बाद उसको उन्होंने उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, इस सबसे जो मशहूर केस इसमें वो है 1935 का। उसमें ईरान का एक मिनिस्टर था, वो अमेरिका में था, तो उसने इस तरह जा रहा था तो उसकी स्पीडिंग सिर्फ हो गई, स्पीड से ज़्यादा चला गया। उसको वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दी। साथ उसके 2-4 से उनको हथकड़ी लगा के ले पुलिस थाने ले। उसने कहा मैं मिनिस्टर आप नहीं पकड़ सकते। उन्होंने पता किया वाशिंगटन से, वो वाकई सही निकला, छोड़ दिया उन्होंने साथ एक मरासला इशू किया जो ओपन आइम की जो लीडिंग किताब इंटरनेशनल लॉ की, उसके सफ़े अव्वल पे लिखा हुआ है। वो लिखा, उसने अमेरिका ने कहा कि ठीक है आप हो, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप लोकल लॉ को ओबे करें। ठीक है, ये चीज़ वियना कन्वेंशन में लिखी हुई है जिसका कोई जिक्र नहीं करे। अब देखें ये कैसा हो सकता है? मुमकिन है कि एक आदमी जाके दिन दहाड़े पिस्तौल लेके गोलियाँ चलाना शुरू कर दे। या दूसरी बात है कि पिस्तौल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरी और बात है कि इसको पिस्तौल मिला कहाँ से, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये एक और तलब है। तो मुझे टोटली मजमूई तौर पे नज़र आता है कि जो तमाम कार्रवाई है ये इस तरह हो रही है जैसा कि आप अखबार में पढ़ रहे हैं। ये ठीक लगता है कि इसने एक जुर्म किया है, उसको हासिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर फारूक हसन हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि ये जो तमाम जो मामलात सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बात तकरीबन तय हो चुकी है कि रेमंड डेविस को किसी भी किस्म का इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उन्होंने जो मिसालें दी उससे ये जाहिर होता है कि जितने भी सिफारतकार हैं या इस किस्म के लोग हैं गैर मुल्की, किसी भी मुल्क में जाते हैं, उन्हें उस मुतल्लिका मुल्क के कानून को ओबे करना, उन कवानीन का एहतराम करना, यह उनके फ़राइज़ में आता है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।